संथाल प्रोग्राम में रहते हो, आपने एक जमीन लेने की इच्छा जाहिर करी, जमीन आपने ले ली और सारे कागजात भी आपको मिल गए। और कागजात मिलने के बाद आपने उस पर घर, मकान, दुकान जो भी इत्यादि बनवा लिया है। लेकिन आप जब वहां पर रहना शुरू करते हो, अचानक 10 साल के बाद एक कोर्ट का नोटिस आता है कि भाई ये तो जमीन मेरी है, आप नहीं ले सकते हो। ये कंडीशन कब आती है और क्यों आती है, इस चीज को बारे में जानो। और अगर आपके पास ये कंडीशन आ गई तो फिर आप क्या करोगे, ऐसी परिस्थिति में किस योजना के अंतर्गत आपको काम करना चाहिए अगर संथाल प्रोग्राम में आप नॉन सेलेबल लैंड्स खरीदते हो तो। वैसी परिस्थिति में आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। देखो, मैंने इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें संथाल परगना की जमीन के बारे में मैंने बताया है कि अगर आप संथाल परगना में रहते हो तो वैसी परिस्थिति में आपको किस प्रकार की जमीनें लेनी चाहिए या फिर किस प्रकार की जमीनें नहीं लेनी चाहिए। आप संथाल प्रोग्राम में रहने के बावजूद बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हो जिससे आपके संपत्ति पर खतरा मंडराता रहता है। लोग अक्सर इस चीज को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं कि जो जमीन हम खरीदने वाले हैं वो नॉन सेलेबल लैंड है और नॉन सेलेबल लैंड की यहाँ खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा हो रही है, बावजूद इसके कानून इसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं देता है। फिर भी यहाँ खरीद फरोख्त बहुत धड़ल्ले से चल रही है। कारण क्या है, बहुत सस्ते दामों में जमीन का मिल जाना, कोई ऐसी जगह पर मिल जाना जिसका वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, बावजूद इसका उस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो कम है एज कंपेयर टू द रजिस्टर्ड जमीन। जो रजिस्ट्रेशन किए जाने वाला जमीन है उस प्रॉपर्टी का रेट से बहुत कम रेट में उसको जमीन मिल जा रहा है और वो ऐसे ही अच्छे स्थान पर मिल जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर मकान बना के रहना चाहते हैं और घर मकान बना के रह भी रहे हैं काफी सालों से। तो वैसी परिस्थिति में क्या ये जमीन सेफ है, क्या इस प्रकार की जमीनें आपको लेनी चाहिए, और क्या अगर आप उस जमीन को ले लेते हो और भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वैसी परिस्थितियों में आप कैसे बच सकते हो, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो, क्योंकि आधा जो ज्ञान होता है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस अक्सर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, कानून से संबंधित वीडियोस आपको मिलेंगे। चलो बात करते हैं। मान लो कि आप संथाल परगना में एक जमीन लेके रहते हो और अपने घर, दुकान, मकान बना रखा, या फिर आप जमीन लेने की कोशिश कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मेरे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं रजिस्टर्ड वाली जमीन और नॉन रजिस्टर्ड वाली जमीन, इन दोनों में से कौन लिया जाए। देखो, यहाँ से ऐसे तो मैंने आपको बताया है बहुत सारे वीडियोस में, यहाँ बहुत प्रकार के नेचर के जमीन है संथाल परगना में। खासकर देवघर जैसे शहर में जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, वहाँ पे आपको जमीन का जो रेट है आसमान छूता दिखेगा, क्योंकि ये एक धर्म स्थल है और वैसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग इस धर्म स्थान पर रहने के लिए आना चाहते हैं और जमीन जायदाद खरीद के अपना घर, मकान, दुकान भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। एयरपोर्ट्स हैं, कॉमर्शियल एरिया है, एम्स है और बहुत सारी ऐसी जो सुविधाएं हैं हमारे शहर में देखने को मिलती है। वैसी परिस्थिति में लोग यहाँ रहना भी चाहते हैं और अपने व्यवसाय के लिए जमीन ढूंढते रहते हैं और आगे के भविष्य के लिए ऐसे जमीनों की खोज में रहते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन उसी सुरक्षा पर वो सेंध मार देते हैं जब इस प्रकार की जमीनों को खरीदते हैं। देखो, यहाँ की जमीनें हैं, मैंने आपको बताया है कुछ पिछले वीडियोस में, यहाँ की जमीनें कुछ नेचर्स पर निर्भर करती हैं, जिसमें कि एक बसौड़ी जमीन होती है, कामत है, बकास्त है, एले जमीन है, ब्रह्मोत्तर है, देवोत्तर जमीनें हैं और सिकमिक टाइप की जमीनें जो हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो उस प्रकार की जो जमीनें हैं, क्या उस प्रकार की जमीनों पर डील करना चाहिए, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। देखो, जो जमीनें रजिस्ट्रेशन करने लायक है उस जमीनों पर आप चांस मार सकते हो। कुछ जमीन जो है का रजिस्ट्रेशन तो होता है लेकिन वहां मोटेशन करने में समस्याएं होती हैं। तो किस प्रकार का जमीन सेफ है वैसा वीडियो मैंने पहले बना रखा है, लेकिन आज इस वीडियो में तो बात करेंगे इस नॉन सेलेबल जमीन की। मान लो जमीन आपने ले ही ली तो ऐसे परिस्थिति में आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपने वो जमीन ली है तो क्या क्या दस्तावेज आपको बनाना चाहिए उस चीज पर ध्यान दो। यहाँ जो जमीन की खरीद फरोख्त होती है सिर्फ एफिडेविट पे
और एफिडेविट जिसको हम लोग नादावी पत्र कहते हैं, उस नादावी पत्र पे जमीन की खरीद फरोख्त हो जाती है। जबकि कानून के अनुसार जो सेक्शन 20 ऑफ हमारा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, वहां पे इस चीज का जिक्र किया गया है कि आप उस प्रकार इस रेंसलेबल लैंड की जब टाइप के नेचर की जमीन को आप ना तो बेच सकते हो, ना बिल्ड कर सकते हो, ना खरीद कर सकते हो, ना दान कर सकते हो, ना किसी प्रकार का मॉर्गेज रख सकते हो। तो इतने कंडीशंस दिए गए हैं, बावजूद इसके कानून का उल्लंघन होता है। जहां ये कहा गया कि गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो लोग कहते हैं कि दान पत्र करके मैंने जमीन लिया है। दान पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां की कंसिडरेशन अमाउंट नहीं लिखा जाता है। जो रजिस्ट्रेशन डीड होता है वहां कंसिडरेशन अमाउंट लिखा जाता है, और दान पत्र में कंसिडरेशन अमाउंट नहीं लिखा जाता। अब इस बात को तुम समझो कि दान पत्र किन किन व्यक्तियों के किया जा सकता है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में जब यह कह दिया गया है कि दान पत्र के अनुसार भी आप इसको नहीं ले सकते, बावजूद उसके दान पत्र से आप ले रहे हो, तो दान पत्र के कंडीशन को भी आपको समझना जरूरी है। दान पत्र में किन किन व्यक्तियों को दान दिया जा सकता है। सबसे पहले जो नजदीकी और अपने होते हैं, चाहे तो परिवार के लोग हो, चाहे तो घरेलू कोई रिश्ता हो, तो वैसे लोगों को दान दिया जा सकता है। या फिर कोई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तो वैसे संस्थान को दान दिया जा सकता है। डीटी को दान दिया जा सकता है, यानी धर्म स्थल को दान दिया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपनी जमीन को किसी डीटी को, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, या किसी अपने सगे संबंधी को अगर दान करते हो, तो वो दान वैलिड माना जाता है। लेकिन यहां क्या है कि आप दान कर ही नहीं सकते, और यहां जितने लोग खरीदार हैं वो किसी भी परिवार के सदस्य ना तो होते हैं, ना तो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए होते हैं, और ना ही किसी भगवान के मंदिर को बनाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं कि दान ले लिया और मैं भगवान का मंदिर बनाने के लिए जा रहा हूं, और वैसी परिस्थिति में वो दान लेते हैं, तो ऐसे भी वो दान वैलिड नहीं होता है लीगल वे में भी। और ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत सरल प्रक्रिया है, जो शुरुआत से जो भी डॉक्यूमेंट वॉइड है वो वॉइड है, और उसको वॉइडेबल बनाया जा सकता है। कानून भी यही कहता है। तो आप वहां अगर दान लेते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट को बनवा लो, वो आपके लिए कुछ सेफ जरूर रहेगा। क्या है वो डॉक्यूमेंट्स, उस चीज को भी जाने दें। सबसे पहले अगर आप किसी प्रकार का दान पत्र की, ये जो नादावी शाह घोषणा पत्र की बात करते हो, उसको डीड ऑफ डिक्लेरेशन के आधार पर बनाना, जिसमें यह कहा गया हो कि भविष्य में मेरे परिवार क्या कोई भी सदस्य उस पर दावा दावे नहीं करेगा। ऐसा डॉक्यूमेंट तो जनरली बनता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट के साथ भी कुछ चीजें हैं जो आपको बनवानी पड़ेगी। तो आपको वहां क्या करना पड़ेगा, डीड ऑफ डिक्लेरेशन के साथ एक पोजीशन सर्टिफिकेट बनवा लेना है उससे कि मैं आपको इस जमीन पर रहने के लिए आपको देता हूं, और आप इस पर पूर्ण दखल से आप रह सकते हैं। उस डीड ऑफ डिक्लेरेशन के साथ भी वो आपको दस्तावेज बनवा लेना चाहिए। पोजीशन सर्टिफिकेट यानी पोजीशन का एक प्रमाण पत्र बना लो कि आपको वो पोजीशन दे रहा है। दूसरी बात, जब भी आप किसी प्रकार का डीड ऑफ डिक्लेरेशन प्रमाण पत्र का जो पोजीशन का जो ये बात है, इसके साथ साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट बनवाना है जिसमें कि आपके बारे में ये लिखा हो कि आज दिनांक इतने तारीख से आप यहां पर घर मकान बनवा रहे हो। अब देखो यहां एक परिस्थिति आ सकती है कि घर मकान आप बनवाओगे, उसका कोई दिन तारीख तो नहीं, आपके पास पैसे होंगे तभी तो होंगे। तो वैसे परिस्थिति में आपको क्या करना है, आप यहां पे ये पूरा डॉक्यूमेंट में ये चीज लिखवा लो कि आप इस तारीख को, दिनांक इतना तारीख को घर मकान बना रहे हो, जिसमें जो प्रथम पक्ष रैयत जो है उसकी सहमति है, उसका वहां पर दस्तखत होना चाहिए। लेकिन दिन तारीख की जगह को आप ब्लैंक छोड़ दो, और रैयत का साइन जो भी है वहां पर ले लो, जहां पे जो वो अपना सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं आज के तारीख से वो घर मकान यहाँ पे बना रहे हैं और इसमें हमको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो ये आपको बनवाना है। साथ ही साथ आपको कंसिडरेशन अमाउंट का एक अलग डॉक्यूमेंट बनवाना है, क्योंकि गिफ्ट और डीड ऑफ डिक्लेरेशन में कंसिडरेशन अमाउंट का जिक्र नहीं होता है, इसलिए आपको कंसिडरेशन अमाउंट का एक अलग डॉक्यूमेंट बनवाना है, जो होगा आपका तीसरा डॉक्यूमेंट। कंसिडरेशन अमाउंट कहने का मतलब कि आप पैसे की लेन देन के बारे में बात करोगे, कि इसमें यह कह सकते हो कि आपने
किसी एवज में आपके से उन सामने वाले व्यक्ति रैयत ने पैसा लिया था और अगर वो समय पर पैसा नहीं लौटाते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको इतने % सूद के साथ इतने तारीख तक लौटाना पड़ेगा। तो एक दबाव होता है और साथ ही साथ ये भी उसमें मेंशन कर सकते हो, अगर वो नहीं देते हैं तो आपको संपत्ति का कोई हिस्सा उनके पास देना पड़ेगा या फिर गिरवी रखना पड़ेगा समय पर अगर नहीं लौटा है तो। इससे एक दबाव हमेशा उनके मन में रहेगा कि मैंने पैसे की लेन देन के बारे में जिक्र की और सारे डॉक्यूमेंट पे वो दस्तखत करेंगे, इसलिए क्योंकि वो जमीन बेच रहा है और आप जमीन ले रहे हो, उसको पैसे की जरूरत है और आप पैसे दे रहे हो। तो वैसी परिस्थिति में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं। अब क्या होगा, जब भी न्यायालय में आपके खिलाफ केस मुकदमा दायर होगा तो 3 चीजें देखी जाती है। सबसे पहला कि पोजीशन, जिस पोजीशन की बात कह रहे हैं, और घर मकान बनाने की सहमति। अगर रैयत ने घर मकान बनाने की सहमति दे दी है और पोजीशन की बात कंफर्म कर दी है तो आपका केस वहां पर मजबूत हो जाएगा और आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर अपना केस जीत सकते हो। इसलिए इस प्रकार के अगर डीड और गिफ्ट डीड से अगर आप जमीन खरीदते हो तो वैसी परिस्थिति में आपको इन सावधानियों को बरतना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही किसी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो दोस्तों के साथ शेयर करना, सोसाइटी में शेयर करो और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आपको नित्य प्रतिदिन ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।